नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से द रेड माइक प्लेटफॉर्म पर एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि हमारी भी आवाज उठाएं। और जैसे कि आप जानते हैं, द रेड माइक ये आपका माइक है, आपकी आवाज उठाता है। और आप जिन मुद्दों को जरूरी समझते हैं वही हमारे लिए भी जरूरी हैं। तो ऐसे कुछ छात्र हैं, ऐसे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। ईएसबी, मध्य प्रदेश में एक एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड होता है जिसमें आप आईएएस और यूपीएससी छोड़ दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश में जो रिक्त पद निकलते हैं प्रशासनिक भर्तियों के, उनके लिए एक एग्जाम होता है। उन पर भर्ती के लिए पद निकलते हैं। उससे संबंधित एक दिक्कत अब लोगों को आ रही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं शक्तिपाल जी का, राधे जी का। आप एनईवाईयू के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं। और रंजीत जी का, जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी कि एनईवाईयू के सदस्य हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपसे कुछ देर में और लोग भी नमस्ते। जुड़ेंगे। नमस्कार। मैं राधे जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर आप दर्शकों को ये समझा सकें जो कि मध्य प्रदेश के बाहर हैं, दिक्कत क्या है, ये पूरा मसला क्या है और दिक्कत क्या है? सर, दिक्कत ये है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार की नीति है युवाओं के पूरी तरीके से खिलाफ है। आज लगातार युवा परेशान है। आज आप देखिए, जो एक एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, जो कोर्ट में 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले एग्जाम्स के रिजल्ट टाइम से आते थे, सारी चीजें होती थी, लेकिन जैसे ही 27% आरक्षण का मुद्दा आया, ये कोर्ट में गया ना, तो सरकार की वहां इच्छा कि 27% आरक्षण को क्लियर करा दे। आपको 14% पे देना, 14% पे दे। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण पूरे मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो बहुत ही परेशान हैं। आज आप देख लीजिए, इसके कारण आज 8-10 परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं। आज 28,000 पदों पर जो एग्जाम्स हो चुकी है उसके रिजल्ट अटके हुए। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, एग्जाम नहीं आते तो हमको आंदोलन करना पड़ता है। एग्जाम होने के बाद उसमें फर्जीवाड़ा जो होता है उसको लेके हमको आंदोलन करना पड़ता है। तीसरा, जब हम लोगों के रिजल्ट नहीं आते उसको लेकर भी आज हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। आज 28,000 जो बच्चे हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलना है मध्य प्रदेश में, उनका पूरा भविष्य गर्त में है। और लाखों, आज आपने देखा होगा व्यापम घोटाला जो 3 हुआ था, जिसमें पटवारी का इतना बड़ा स्कैम हुआ था, जिसमें 8,000 से ज्यादा युवा सिलेक्ट होना था, वो आज अपने भविष्य को लेकर कहीं भी डरे हुए हैं। 15 लाख लोग इसमें अपीयर हुए थे। आज उसकी जो हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो आज सरकार इन्हीं की है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि इसमें फर्जीवाड़ा कितना बड़ा स्कैम्स हुआ था। उसको लेके हम लोग आंदोलन किया। उस पे इन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, रिटायर्ड जज से हम जांच कराएंगे। और इसकी जो है 30 अगस्त तक इसकी जांच, लेकिन उसके विपरीत आज तक वो जांच नहीं आई और बच्चों का भविष्य सभी तरीके से गर्त में है। तो मध्य प्रदेश में सरकार की युवाओं को लेकर कोई नीति नहीं है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। इनको धर्म के नाम पे बहकाना है, इनको सबके नाम पे बहकाना है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं देना। आज सारी जितने भी है, आप इतने आंदोलन, अभी आपने देखा होगा, हमने 2 दिन पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड किया, 58,000 उस पर ट्विटर पे ट्वीट हुए, रीट्वीट हुए, ट्रेंड हुआ। लेकिन वो सरकार आपको अगर 27% के हिसाब से देना है तो आप 27% के हिसाब से रिजल्ट दे दीजिए। आपको 14% के हिसाब से रिजल्ट दे देना है तो दे दीजिए। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ इस मध्य प्रदेश में हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि युवा कहाँ जाएगा। आप वोट बैंक के लिए आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करें। तो पूरी स्थिति यहाँ पर युवाओं का भविष्य पूरी तरीके से चौपट है। सारी मतलब अंधकार में चला गया बच्चों का भविष्य। और जी ये बिल्कुल। आरक्षण के नाम पे, 27% के नाम पे कोर्ट में अटका के रखा हुआ है। रंजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जरा आम दर्शकों को जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनको समझाने का आप प्रयास कीजिए कि ये जो ईएसबी है यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये क्या करता है, कितना जरूरी है, किन पदों पर भर्ती करता है, इसके एग्जाम कब होते हैं। और आप लोगों की अभी जो मुख्य मांग है, मैं देख रहा हूं आपने हैशटैग चलाया हुआ है कि ईएसबी शेड्यूल या ईएसबी कैलेंडर जारी करो, ईएसबी नतीजा जारी करो। तो क्या हम ये माने कि एग्जाम हो चुका है और वो नतीजे बाहर नहीं आ रहे हैं, या अभी एक ऐसी स्थिति है कि आप लोगों का वो कैलेंडर ही नहीं आया है जिसके तहत इम्तिहान होना है और रिक्त पद भरे जाने हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार एक तो नाम चेंज हो रहा है।
पहले व्यापम था, व्यापम से पीईबी बना, उसके बाद ईएसबी बना। जब भी कोई घोटाला होता है उसके बाद सरकार बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा कदम उठाती है और अपने जो एग्ज़ाम कराने वाली, कंडक्ट कराने वाली संस्था है उसका नाम बदल देती है। अब ये जो ईएसबी है, ये पिछले साल चूँकि चुनाव था 2023 में, तो 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी लगातार कह रहे थे 1 लाख पदों पर हम भर्ती करेंगे। 2023 के स्टार्टिंग से उनका एक वादा हर चुनावी रैली में वो करते थे। अब 1 लाख पदों पे इनको भर्ती करनी थी, तो इन्होंने आनन-फानन में कई सारी एग्ज़ाम ली। अब मैं उन एग्ज़ामों के नाम भी आपको बता रहा हूँ, उनकी एग्ज़ाम कब हुई और उनके रिज़ल्ट आज तक लंबित है, उनके मैं बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए वन रक्षक की परीक्षा हुई मार्च-अप्रैल 2023 में, आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। जेल प्रहरी की एग्ज़ाम भी इसी दौरान हुई, आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। उप जेल अधीक्षक की एग्ज़ाम हुई, आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। ग्रुप 5 की एग्ज़ाम जो जून 2023 में हुई, उसका आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। ग्रुप 4 की एग्ज़ाम जो जुलाई 2023 में हुई, उसका आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 इनकी भी जुलाई में एग्ज़ाम हुई, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। संविदा वर्ग 1 की एग्ज़ाम हुई जुलाई में, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। पुलिस कांस्टेबल की जो अगस्त-सितंबर में एग्ज़ाम हुई, उसका आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। कृषि भर्ती परीक्षा आरईओ, उसकी जो एग्ज़ाम हुई थी जून-जुलाई में, उसका आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। आत्मा परियोजना की जो एग्ज़ाम हुई थी जुलाई में, उसका आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये जो ईएसबी है, इसने एग्ज़ाम तो करा ली चूँकि 2023 में चुनाव था, पिछले उसके पहले 4 साल कोई एग्ज़ाम नहीं हुई थी। तो 2023 में चुनाव था, तो इन्होंने एग्ज़ाम करा ली। लेकिन एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट नहीं दिया, रिज़ल्ट इसलिए नहीं दिया कि रिज़ल्ट देंगे तो नियुक्ति देना पड़ेगा और नियुक्ति देना पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वेतन देना पड़ेगा। तो जो ईएसबी है, ये इस ईएसबी का जो पूरा साइकिल है, वो ही खराब हो गया है। ये कैलेंडर इनको हर साल जारी करना चाहिए, कैलेंडर जारी नहीं होते हैं। जब चुनावी वर्ष आता है, 4 साल सभी एग्ज़ामों को रोका जाता है, चुनावी वर्ष में कैलेंडर जारी होते हैं और चुनावी वर्ष में एग्ज़ाम ले लेते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट फिर घोषित होता है 2 साल, 3 साल में। अब 2018 में मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की एग्ज़ाम हुई थी। उसके लिए आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को उसके लिए धरना देना पड़ा, उसके लिए महिला गर्ल्स अभ्यर्थी थी उन्होंने मुंडन कराए, धरना दिया, उनके जो धरना स्थल थी उस पे आग लग गई। उनकी जो नियुक्ति होने, उसमें 5 साल लगे पूरे। अब फिर 2023 में चुनाव के समय इन्होंने वर्ग 1 की एग्ज़ाम ली। कहीं न कहीं सबके मन में आशंका है कि फिर 5 साल लगेंगे। तो ईएसबी से छात्रों की दोनों माँग है। एक तो रेगुलर बेसिस पे हर वर्ष, प्रति वर्ष एग्ज़ाम लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10,000 पद एक साथ निकालिए। आप हर साल 2,000 पद निकालिए, लेकिन हर साल आप एग्ज़ाम लीजिए और उसके साथ आप कैलेंडर जारी करिए कि इस दिन एग्ज़ाम होगी, इस दिन रिज़ल्ट जारी होगा और हम तो उससे आगे चल के हम हमारा जो संगठन है, हमने तो एक भर्ती कानून पूरा ड्राफ्ट किया। उसमें हमने सरकार से माँग करी है कि जो भी एग्ज़ाम निकलती है, उस परीक्षा का साइकिल 10 माह का होना चाहिए। 10 माह के अंदर उसकी पेपर हो, उसका रिज़ल्ट आए और जिन छात्र उसमें सेलेक्ट हुए, जिन युवाओं की उसमें अच्छे नंबर आए हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा, उनकी नौकरी लगे। अब ये 5 साल है, हम चाह रहे हैं कि ये 10 माह हो, 10 माह के अंदर एग्ज़ाम भी ले ले, उसका रिज़ल्ट भी आ जाए और उसकी नियुक्तियाँ भी आ जाए। तो अभी मध्य प्रदेश में युवाओं की सबसे बड़ी माँग है कि 2023 में जो सरकार ने एग्ज़ाम ली है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो उस मंत्रिमंडल में भी थे, जिस मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सरकार ने ये तमाम एग्ज़ाम करवाई है। तो उनसे हमारी माँग है कि इनके रिज़ल्ट जारी कराए जाएँ और साथ ही इनकी नियुक्ति कराई जाए। चूँकि मध्य प्रदेश में अभी पहले तो एग्ज़ाम नहीं निकलती है 4 साल, 5-5 साल, फिर उनकी रिज़ल्ट नहीं आते हैं 2-3 साल और फिर उनकी नियुक्ति में भी इतना ही समय लगता है। तो अब आप सोचिए जो फर्स्ट ईयर में है, वो उसका यूजी भी हो जाता है, पीजी भी हो जाता है और उसके बाद भी परेशान इधर-उधर बिल्कुल। घूमते रहते हैं। बाबू तो साहब, ये मैं प्रमुख माँग है मध्य प्रदेश में युवाओं की। समझ गया, मैं बहुत डिटेल में आपने समझाया और पूरी बात समझ में आ गई। बाबू बघेल जी। साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी सरकार को आपने कोई ज्ञापन दिया, कुछ एक अपने अपने जो भी आप महसूस कर रहे हैं या जो अभी रंजीत जी ने बताया उसके बारे में आपने बताया सरकार को, सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? क्योंकि देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है,
सरकारी काम करने के लिए भी सरकार को लोग तो चाहिए ही होंगे। तो एग्जाम करा लेना और उसके बाद फिर रिजल्ट ना निकालना, जैसे रंजीत जी कह रहे हैं कि बाद में कहीं वेतन ना देना पड़े, तो फिर काम कौन करेगा? भाई लोग रिटायर कर जाएंगे। तो स्पष्टीकरण क्या आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए सर, हम लोग अभी तक तो हर एग्जाम के रिजल्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उसके लिए भी कि हमारा टाइम पे एग्जाम पीरियड हो, हर हर परीक्षा हो, रिजल्ट हो, हर उसके लिए हमको ज्ञापन आंदोलन सब करना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा नतीजा आता है। उसके बाद भी ये नतीजा आता है कि बहुत सारे फर्जीवाड़े में एक तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमारे को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में जो नंबर रहते हैं स्क्रीन पे कुछ और दिखाए जाते हैं और रिजल्ट आने पे कुछ और नंबर आते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। तो एक तो ये व्यापम की जो ईएसबी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम बंद हो और ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, एक दिन एक पेपर होना चाहिए। ये हम हर समय मांग करते हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कार्य नहीं किया है और स्टूडेंट को हर बार बेवकूफ बनाया जाता है। स्टूडेंट हर बार यूज होता है। चुनाव के समय हमको जुमला दे दिया जाता है कि हम ये कराएंगे, हम ये एग्जाम कराएंगे, हम इसकी भर्ती कराएंगे। अभी हम एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 2017 से अभी तक कोई सी भी एग्जाम नहीं आई है, एमपीएसआई की भर्ती नहीं निकाली अभी तक। तो हम स्टूडेंट काफी परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि अब हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारा क्या होगा। मध्य प्रदेश सरकार भी अभी जो नई वर्तमान सरकार आई है उनसे भी और हम विपक्ष से भी हम मांग करते हैं, हर समय ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन का कोई ज्ञापन में कचरे के डब्बे में फेंक दिए जाते हैं और हमको कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो हम नेक्स्ट रणनीति यही बनाएंगे कि और इस सरकार के खिलाफ भी हम बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और आंदोलन करेंगे और यही है। बाकी हमारे सर ने बताया, राधेश सर ने बताया, रंजीत सर ने जो बताया, वो सभी मांगे हमारी प्रमुख यही है। जी, शक्तिपाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके के इम्तिहान दिए जाते हैं, ये सरकार की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि आप आइए, एक ये रिक्त पद है, इसकी भर्ती के लिए ये एक एग्जाम है। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट ना निकलना, या फिर कोई जैसे कि व्यापम, हम जानते हैं वो तो कितना बदनाम हो गया था व्यापम, उसका फर्जीवाड़ा सामने आना। आपको नहीं लगता है कि ये न केवल एक प्रशासनिक लापरवाही या गुनाह है, बल्कि आप सोचिए कि ये उन सारे लोगों पर मानसिक रूप से कितना दबाव डालता होगा जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमने एक एग्जाम दिया, उसके बाद एक प्रक्रिया होगी, हो सकता है एक नौकरी मिले, उसके बाद सब चीजें जुड़ी रहती है ना। परिवार की तरफ से भी एक ये रहता है कि भाई लड़का या लड़की नौकरी में लग जाएगा, एक फिक्स्ड इनकम आने लगेगी। मानसिक रूप से ये कितने टेंशन की बात है कि आपकी उम्मीद जगी सर और फिर उसके बाद उम्मीद लटक गई। शक्ति जी। सर इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर जो कंडीशन आज युवाओं की है एमपी में, अगर आज एमपी के एमएलए और एमपीज की हो जाए तो इसमें तुरंत सुधार आ जाएगा। अगर चुनाव के साथ में हो जाए कि मान लीजिए चुनाव पहले करवाए जाएं, उसके बाद उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाए, फिर बाद में जब रिजल्ट जारी किया जाए तो उसको बोल दिया जाए कि फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर डबल से चुनाव होंगे। अगर ये कंडीशन आज युवाओं की है सर एमपी में, पहली बात तो एग्जाम निकलती नहीं है। अब प्राथमिक शिक्षा को ले लीजिए, ये एग्जाम आज 12 साल बाद निकली है 2018 में, उसके बाद फिर उसमें एग्जाम नहीं हुई। 2020 में फिर डबल से फॉर्म भराए गए, फिर एग्जाम हुई, और फिर सर आज भी उसमें ओबीसी होल्ड कर दिया गया है कि ओबीसी के शिक्षकों को होल्ड कर दिया बच्चों को। पहले ये रिजर्वेशन का मुद्दा से लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और सर ये जो रिजल्ट है जारी नहीं कर रहे, जिससे जो युवा हैं तो उनकी तो आशा पूरी धूलमिल हो चुकी है। अगर एमपी में अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आशा करनी ही नहीं चाहिए। या तो आप सेंट्रल की तैयारी कर लीजिए या तो अदर स्टेट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है वो उसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, युवाओं के वोट बैंक से मतलब है ना कुछ है। अभी आप जो पिछले इलेक्शन देखेंगे उसमें भी सेम यही हुआ है। जो पिछली बार मुद्दा बना था युवाओं का, उसमें फिर लास्ट में उन्होंने लाडली बनाई उन्होंने लेके आ गए, जिसमें फ्री की रेवड़ियां उन्होंने बांट दी और वोट ले लिए, सरकार बना ली। और सर हर बार अब यही होगा।
राधे जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से आप का प्रतिनिधित्व नहीं हो हेलो। पा रहा है और आपकी आवाज नहीं उठ पा रही है? राधे जी। देखिए सर, वही बात हो रही है। देखिए, जो अभी शक्ति ने एक डिस्कशन किया, एक अभी आपको न्यूज़ बता रहा था, जैसे बाबू ने बताया कि एसआई की भर्ती कितने टाइम से नहीं, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है हमारे मध्य प्रदेश की। हमारा इंदौर, जो जिस जगह हम बड़ा सबसे बड़ा शहर मानते हैं, कैपिटल मानते हैं, अगर आर्थिक राजधानी माने मध्य प्रदेश की, तो वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। आज एसआई की भर्ती पुलिस विभाग में भर्ती नहीं है। सर, हम लोगों ने इस चुनाव के पहले हमने शपथ ली थी मध्य प्रदेश के युवा ने कि हम बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे। हमने पूरी लड़ाई लड़ी। हम 2-3 साल तक लगातार इतने आंदोलन किए कि हम लोगों के ऊपर केस है, सारी चीजें, बड़े-बड़े आंदोलन किए, सारी चीज को हवा बनाई। पूरे प्रदेश में ये लगा कि इस बार शायद चेंज होगा, और हमने पूरा हमारा जो मुद्दा था वो हमने राजनीतिक मुद्दा भी बेरोजगारी को ही बनाया, और उसका हमारा पूरा चर्चा भी रही। लेकिन क्या कारण रहा, मतलब इस चुनाव में जो है युवाओं का जो एक प्रतिनिधित्व जो कि लाडली बहना है, कि आज हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें जमीन पे हो क्या रहा है, क्यों इनको वोट मिला, हमें आज तक नहीं समझ में आया। आज इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमने हमारे नेयू के संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में इतना बड़ा माहौल बना था पूरे युवाओं का, चाहे वर्ग 1 की ले लीजिए, चाहे एमपीपीएससी का ले लीजिए, सारे युवा इनके खिलाफ थे। और यही हम लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बनाया। विपक्ष ने भी कुछ स्टैंड लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे लिया। हमें भी आज विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। विपक्ष भी ये जो है आज, वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया। वो जो विरोध करता है वो सोशल मीडिया पे करता है, और अगर कोई आंदोलन करते हैं तो युवा करते हैं, उसमें आके और आंदोलन के आके खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद स्वतः आंदोलन नहीं करता। आज वो इनके माया जाल में फंस जाता है, जो बीजेपी का एक जाल है। बीजेपी आज जिस तरह से आज विपक्ष को हाँक रही है, विपक्ष अपना स्टैंड कभी क्लियर नहीं कर पा रहा। आज विपक्ष को बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप मध्य प्रदेश का एक, लेकिन आप देखिएगा उनके कोई आंदोलन नहीं होंगे। आज विपक्ष इतनी करारी हार के बाद भी वो आत्ममंथन ही करता रहा। वो बीजेपी जो जिस दिशा में घेरती है, बीजेपी विपक्ष वहां चला जाता। हम लोग बोल रहे हैं कि आप युवाओं के साथ खड़े होइए, आप युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज इतना बड़ा बस ट्विटर पे ट्रेंड कर देना, सर ट्विटर पे ट्रेंड हो जाता है, लेकिन जमीनी जो कहा था एक बार कि अगर आप सड़कें सुनी हो गई तो संसद और लोकसभा आवारा हो जाएगी। जे 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 जेपी ने ये कहा था। आज वो चीजें हो गई है सर, कि सड़कों पे कोई आंदोलन विपक्ष के द्वारा नहीं किया जाता। उनको लगता है वो अब वो व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या यहाँ पर माहौल बना देंगे और जमीन पे कुछ। इसीलिए युवाओं के मुद्दे भी राजनीतिक मुद्दे हम लोग बना रहे हैं हमारे संगठन के माध्यम। पर संगठन में कितनी शक्ति होती है सर? संगठन अपने ताकत से पूरे साल 2-2.5 साल लड़ा उसका, लेकिन एक विपक्ष की भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये वो राधे जी महत्वपूर्ण बहुत भूमिका जरूरी बात कह रहे हैं। आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी और बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में था, देश में है, लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गया, क्योंकि जिसको बिल्कुल ये मुद्दा उठाना था वो उस प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाया चुनाव में, या आपकी एस्पिरेशंस और उम्मीद को उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया जैसे कि आप चाहते थे। रंजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कुछ आंकड़े दिए और संख्या दी, बताई कि कौन कौन सा जी। एग्जाम कम हुआ। कोई एक फिगर है कि ये कितने लोग हैं जिनके, ये एक तो कितने रिक्त पद थे जिनको भरना था, जिनके एग्जाम हुए हैं लेकिन उनको भरा नहीं गया है, और दूसरी चीज ये कितने बच्चे हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया होगा? इसका कोई आंकड़ा होगा ना? नंबर से एक आइडिया मिलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में 50 लाख के लगभग बेरोजगार हैं। आधा करोड़ बेरोजगार, ये सरकारी आंकड़ा है। दूसरा, इस एग्ज़ाम को देने की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने, ये जो सारी मैंने आपको एग्ज़ाम गिनाई है, इनमें सारी एग्ज़ामों में मिला के 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं। अकेली जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम जिसका आज भी जाँच रिपोर्ट रुकी हुई है, पटवारी एग्ज़ाम, जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ और पूरे देश में अलग-अलग माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, छात्र संगठनों के माध्यम से जब दबाव बना तो सरकार ने उसकी जाँच की बात की। उसमें भी 9 लाख के 8-9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम उसकी दी थी। तो बहुत लोगों ने इसकी एग्ज़ाम दी थी। और देखिए संकेत जी, इसमें एक बड़ी बात ये है कि जब भी युवाओं की बात होती है, सरकारी नौकरी की बात होती है, तो जो सरकार में बैठे लोग वो क्या कहते हैं? आप उनसे अभी जाके पूछेंगे कि सरकारी नौकरी का इश्यू है, आपका क्या कहना है? तो वो कहेंगे कि देखिए, सरकार सब लोग को नौकरी नहीं दे सकती, सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं है। लेकिन ये जो आपके दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि युवा माँग क्या रहा है। युवा ये थोड़ी कह रहा है कि
मान लीजिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग में 11,000 सरकारी पद है, तो युवा ये नहीं कह रहा कि आप उसको 20,000 कर दो, 25,000 कर दो। युवा कह रहा है कि जो आपके 11,000 सरकारी पद है, उसमें से 5-6,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। केवल 5-6,000 का अमला आपके पास है, तो जो 5-6,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको तो भरिए। आपने एक-एक आरईओ को 2-2, 3-3 जगह का प्रभार दे रखा है। एक-एक पटवारी एक हलके की जगह 2-2, 3-3 हलके संभाल रहे हैं। आपका जो जमीनी अमला है, जिसको गाँव में जाकर किसानों के बीच रहना चाहिए, जिनका काम एक्सटेंशन का है, वो आपका पूरा गायब है। आज जो आरईओ है, एसडीओ जिनको गाँव के अंदर रहना चाहिए, वो तो गाँव में है नहीं, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम है। वो दिन भर कागज की लिपापोती में परेशान है तहसील कार्यालय पे बैठकर। जो पटवारी जिनके पास किसान और गाँव के लोग लगातार जाते हैं, चाहे वो सीमांकन का मामला हो, चाहे उसको नया खसरा खतौनी, इन सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। वो 2-2, 3-3 दिन भटकते रहते हैं, क्योंकि जो पटवारी उसके पास ऑलरेडी इतना 2-2, 3-3 हलकों का काम है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी माँग ये है कि जो सरकारी पद जो खाली पड़े हैं विभागों में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नए 1 लाख सरकारी नए पद मध्य नए प्रदेश नए में पद बनाइए निकालिए। और उसको भरिए। हम कह रहे हैं जो खाली पद पड़े हैं, जिसके कारण आपकी सरकारी योजनाएँ नीचे तक नहीं जा पा रही है, आपका अमला काम नहीं हम्म कर पा रहा है, आप हम्म उन पदों को भरिए और उन पदों को भरने का एक सिस्टम बनाइए। मध्य प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है। मध्य प्रदेश में जब आंदोलन होते हैं, युवा माँग उठाते हैं, तो एक टेम्पररी रूप से उनको शांत करने के लिए एक छोटा-मोटा कोई कदम उठा लिया जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में 2017, 18, 19 में घोटाले हुए कृषि भर्ती परीक्षा में, उसके बाद सरकार ने उस एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया, दोबारा एग्ज़ाम हुई, फिर पटवारी की परीक्षा हुई, फिर घोटाला हो गया। तो क्या समाधान सरकार ने इन 5 सालों के दौरान देखा? तो आज जो पेपर लीक है, वो पूरे में तो मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने भर्ती कानून तैयार किया और उसमें हमने सरकार के लोगों को, जो भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, दोनों को भर्ती कानून का ड्राफ्ट दिया और आप यदि समय दें तो उनके में 2 3-4 उसके मुख्य बिंदु है भर्ती कानून के, वो भी आपके हाँ, माध्यम से मैं सारे बता युवाओं को दीजिए, बताना जल्दी से चाहता बता हूँ। दीजिए। हाँ, बता देखिए, दीजिए। उसमें हमने ये कहा है कि एक तो जो एग्ज़ाम है, वो रेगुलर बेस पे हो। रेगुलर बेस पे एग्ज़ाम कराने के लिए आप जितने भी सरकारी विभाग हैं, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश में उदाहरण के लिए हम बोले कि 2 लाख सरकारी पद, तो 2 लाख सरकारी पदों का 10% आप हर साल निकालिए, क्योंकि इतने लोग रिटायर होते ही होते हैं। तो 10% आप हर साल निकालिए और जो पद आपने निकाले हैं, उन पदों की एग्ज़ाम, उनका रिज़ल्ट और उनकी नियुक्ति, इसका पूरा जो साइकिल है, ये 10 माह में कंप्लीट करिए। तो ये जो हम्म एक बेसिक है, ये यदि सरकार कर दें कि हर साल पद निकले, अभी सरकार दिखाने के लिए, अखबारों में ऐड देने के लिए, पहले पेज पर बड़ा फ़ोटो छपवाने के लिए कि इतने पद दे दिए, इतने पद दे दिए, 4 साल एक भी पद नहीं देते हैं। फिर पूरा इकट्ठा कर लेते 4 साल तक बेरोज़गारों की और फ़ौज खड़ी करेंगे और फिर 5वें साल कुछ पद निकालते हैं और इलेक्शन फिर से उसको, पहले। हाँ, हाँ, पूरे चुनाव में फिर उसको बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएँगे, जितना उसका वेतन नहीं उतने ज़्यादा अपने सरकारी खजाने का खर्च कर देते हैं उसके प्रचार-प्रसार में। तो हमारी हम्म ये माँग है, ये बेसिक सी माँग है। ये माँग मैं आपके माध्यम से सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि इसको यदि लागू किया जाए, तो ये युवाओं की जो बहुत बड़ी समस्या है, ये हल हो जाएगी। शक्ति जी, आपको पता है, हम लोग क्योंकि यहाँ पर द रेड माइक में बेरोजगारी सीरीज चलाते हैं, जिसमें हम आवाज उठाते हैं या जो भी आवाज उठ रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। और इसमें तमाम लोगों की तरफ से ये बोला गया कि ये शायद उनको ये अब शक होने लगा है, क्योंकि ये एक एक चक्र चल पड़ा है ना, कि इम्तिहान के लिए एग्जाम, सॉरी, भर्ती के लिए इम्तिहान होगा, फिर उसका नतीजा नहीं निकलेगा और फिर दोबारा, मतलब ये चक्र चलता ही रहेगा, भर्ती नहीं होगी। तो कुछ युवा हैं जिनका ये मानना है कि शायद सरकार भर्तियां करना ही नहीं चाहती, क्योंकि जब आप भर्ती करेंगे, जैसे अभी आप में से ही कोई बोल रहा था, फिर वेतन देना पड़ेगा और ये सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त भार होगा, वित्तीय भार। तो उस वित्तीय भार को कम करने के लिए कुछ ऐसा करें। अच्छा, सीधे मना भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, चुनावी मुद्दा बन जाएगा। तो धीरे धीरे करके एक ऐसा माहौल हो कि भर्ती ही ना हो, ताकि वित्तीय भार कम हो। आपको लगता है मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी स्थिति है, या बस चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को।
जी शक्ति साहब। हाँ सर, मध्य प्रदेश में बिल्कुल जैसा आपने बताया वैसी स्थिति है सर। यहाँ पे क्या होता है, पहले भर्ती नहीं आती है। भर्ती के लिए आपको भर्ती निकालने के लिए पहले आंदोलन करने पड़ेंगे। फिर जब भर्ती आ जाएगी तो उसके एग्जाम के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। फिर एग्जाम आने के बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे, और उसके बाद सर ज्वाइनिंग के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे। मतलब एमपी की जो सरकारी नौकरी है उसके सिलेबस में आंदोलन कंपलसरी है। यहाँ पे बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा, और उन आंदोलनों का भी सर सरकारी अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सीधे ये बोलते हैं कि शासन मतलब हमें करने के आदेश नहीं दे रहा है। और शासन के पास जाओ तो ये बोलते हैं कि आप ज्ञापन लेके रख लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम दिखवाते हैं, ऐसे करके टाइम निकालते रहते दोनों सर। और सर इन दोनों के बीच में पिसाता है मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा। सर मैं जैसे आपको एक शिक्षक भर्ती का उदाहरण दे दूं, तो शिक्षक भर्ती 2020 में हाँ जैसे मैंने जी। आपको बताया था आई थी। उसके सर रिजल्ट निकलवाने के लिए हमने आंदोलन प्लान किया तो इन्होंने रिजल्ट जारी किया। उसके बाद सर आंदोलन किए तब जाके इन्होंने पद बताए। पद भी नहीं बताए थे कितने पदों पे भर्ती करने वाले हैं। सर एक शिक्षक भर्ती की पहली काउंसलिंग कराने के लिए कम से कम हमें 10 से 12 बार आंदोलन करने पड़े हैं। फिर उसके बाद हमें सर नेयू ने भी काफी साथ दिया। नेयू के साथ के बाद में फिर जब संगठन बना तो सर फिर आंदोलन करे, फिर पद बढ़े। फिर उसके बाद सर कम से कम एक मान लीजिए एक भर्ती कंप्लीट करने के लिए हमने कम से कम 15 से 20 आंदोलन करे होंगे। और उसके बाद भी सर आज भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। भर्ती में भी आज इन्होंने, जैसे आपको पता है कि एमपी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विवादित है। इन्होंने पहली काउंसलिंग में सर 70% आरक्षण दिया। फिर दूसरी में इन्होंने 13% होल्ड कर दिया बिना किसी पूर्व आदेश के। चॉइस फिलिंग करवा ली, जिला अलॉट कर दिया, सब कुछ कर दिया। कोई आदेश नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी मनमानी ढंग से ओबीसी के नियुक्ति 850 बच्चों के नियुक्ति आदेश रोक दिए। और इसके लिए हमने जब अपने जो मोहन यादव जी सीएम है इनके पास पहले गए थे, तो इन्होंने बोला ठीक है हम ये मुद्दा सॉल्व करवाएंगे। जब ये सीएम बने तो इसके बाद से इन्होंने ये मुद्दा सुनना ही बंद कर दिया। जितने ही मंत्री जो पहले मंत्री नहीं बने थे इनके पास गए थे, तो इनका कहना था कि जैसे ही मंत्री बनते हैं मुद्दा सॉल्व करवाएंगे। अब जब ये मंत्री बन गए हैं तो ये मुद्दा सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। शिक्षा मंत्री जी को ले लीजिए, पहले सॉल्व करने के बजाय सुनना बंद कर दिया है? सुनना ही बंद कर दिया सर। बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि अगर देख लिया कि ओबीसी होल्ड वाले हैं तो गेट पे से भगा देते हैं कि मतलब नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारा हमने सुन लिया है, तुम्हारा जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। ये हालत है सर आज एमपी के। सब 13% पदों को सर सिर्फ लटका के रख दिया है, ना उधर जाने दे रहे हैं ना इधर जाने दे रहे हैं। अब ये बताइए अगर ये मुद्दा सॉल्व भी हो जाता है तो क्या क्या मतलब क्या गारंटी है कि उन पदों पर भर्ती करेंगे? बोल देंगे कि ये पद हमने सम्मिलित कर दिए या फिर विलोपित कर दिए, नई भर्ती मेट कर दी है। सर आप ये लोगों की बिल्कुल बातें तानाशाही सुन चल रही है करके एमपी में। आप लोगों की बातें सुन करके लगता है कि भले ही ये चुनाव जीतने का या हार का मुद्दा बने या ना बने, हमको ये महसूस होता है कि इस देश के अत्यंत ज्वलंत और जरूरी मुद्दों में से ये है सबसे बड़ी बात, जिसके बारे में जिक्र और फिक्र दोनों ही कम हो गई है। और चुनाव के एकदम बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। रंजीत जी, राधे जी, शक्ति जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि हम आपकी बहुत बहुत आवाज धन्यवाद। पहुंचाएं और आपकी आवाज बने। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद सर आपका हमारी आवाज उठाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।